डायबिटीज हो जाता है, क्यों हो जाता है वो सब पता होना चाहिए इस चैप्टर में। एनीथिंग यू ईट, वहां पर वो ब्रेक किसमें कर रहा है, अल्टीमेटली इनटू ग्लूकोज एंड प्रोवाइड्स अस एनर्जी इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड यू हैव टू टेल के कौन सा वाला किसमें है, या वो आपको पूछ लेते हैं कि लैक्टोज में कौन सी वाली लिंकेज हो रही है, C1 C2 C1 C4, कौन सी वाली मोनोसैकेराइड्स यूज कर रहे हैं। अभी दिवाली का सीजन आ रहा है तो सभी मिठाइयाँ तो खाओ गई, मैं भी जब जस्ट एक केक खाकर हटी हूँ एंड इससे मुझे याद आया कि अगर मुझे डाइटिंग करनी है, फेस्टिवल सीजन है, तो मुझे डाइटिंग में कार्ब्स कट करने होंगे, है ना, और मुझे प्रोटीन रिच डाइट लेनी होगी। बट वो कार्ब्स क्या होते हैं, अगर मेरी वीडियो कोई जिम फ्रीक देख रहा है उसको पता होगा। बट ये पूरे चैप्टर में आज हम बात करने जा रहे हैं वही सारी चीज़ें जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, बार बार टर्म्स, स्पेशली उनके लिए जो कि हेल्थ फ्रीक हैं, जो स्पोर्ट्स में हैं, एंड वो उनके लिए जो कि बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। आई लव शुगर, शुगर की वजह से मेरा ये ऑलमोस्ट फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं एक्चुअल शुगर के बारे में। सो वेलकम एवरीवन, दिस इज सुमनदीप, आपकी वेदांतो केमिस्ट्री टीचर, एंड मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वन शॉट वीडियो ऑफ बायोमॉलिक्यूल चैप्टर, जिसमें हम करने वाले हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट डाइट के जो बात करें, डाइट में क्या क्या होता है। अगर आप किसी नमकीन का पैकेट या जो मेरा केक पड़ा है उसके अगर पैकेट के पीछे देखें तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें रहती हैं। वी हैव आवर कार्ब्स, प्रोटीन्स, वाइटमिन्स की कमी हो गई, कई बार हार्मोन्स चेंज होते हैं। आई जस्ट गॉट फ्यू पिंपल्स ऑन माई फोरहेड एंड मैं बोल सकती हूँ कि ये कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से है। तो वो सारे हम कैसे करेंगे इस चैप्टर में। बट ये तो एक्चुअली मेरी बॉडी की बात हो रही है ना, तो ये बायोकेमिस्ट्री में एक्चुअल में टॉपिक आता है जिसमें हम बात करते हैं बायो मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारी बॉडी कैसे काम कर रही है। मेटाबॉलिज्म, बायोलॉजी के स्टूडेंट को पता होगा, मेटाबॉलिज्म होता है कि सारे जो भी रिएक्शन हमारी बॉडी में चल रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, बायो ऑर्गेनिक एंड बायो इनऑर्गेनिक। ठीक है, बायो इनऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट तो वही सब हैं जो हम बात कर रहे थे बायो ऑर्गेनिक में, कार्ब्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये हो गए, लिपिड, वाइटमिन्स एंड हार्मोन्स, हम इन सब के बारे में बात करेंगे। मेनली ये जो चैप्टर है ये है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, वही जो शुगर है, जो आप चीनी खाते हो या आपने पोटैटोज फ्राइज, किसको अच्छी नहीं लगती, वो सब खाते हो, तो उसमें आता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की ही बात करेंगे। सिंपल सी चीज है, क्या पता चल रहा है इनके नाम से, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, है ना। हाइड्रेट मतलब वाटर। हाइड्रेट ऑफ कार्बन की बात करने से पहले मुझे ये बताओ कि शुगर का फॉर्मूला क्या है। शुगर का फॉर्मूला है C6H12O6, ये तो सबको पता है। घर में जो शुगर खाते हो वो होती है सुक्रोज, उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। अब इसमें से अगर मैं C6 बाहर रख लूं एंड इसको H2O कर दूं तो ये भी 6 हो गया। ये हो गया ना हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अगर इसको मैं ब्रैकेट को खोल दूं तो मेरे पास क्या आता है, C6H12O6। तो ये डेफिनेशन काफ़ी टाइम तक चलती रही कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, बट ऐसा हर बार नहीं होता। व्हाट हैपन्स, जैसे कि एसिटिक एसिड की अगर बात करी जाए, एसिटिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जो कि इसी फॉर्मूला में फिट हो रहा है। यहाँ पर भी 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, इसको मैं 2 कर दूं तो मेरे पास सेम आ गया। तो ये वाली डेफिनेशन अप्लाई नहीं होती है। तो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव। इसको अगर मैं रेस कर दूं, कुछ वर्ड्स मेंशन करने जा रही हूं, आई होप आपको इनका आइडिया है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है, कायरल सेंटर्स प्रेजेंट होंगे, कार्बन के चारों बॉन्ड अलग अलग होंगे। ठीक है, दूसरा क्या आएगा मेरे पास आएगा ऑप्टिकली एक्टिव के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी किस फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करते हैं, वी यूज इट फॉर अल्कोहल्स। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेनिंग ग्रुप्स, या तो एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा या प्रेजेंट होगा कीटोन। ओके, सो इन कंपाउंड्स को जो कि जब हम इनकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या हुआ, पानी डालकर इनके जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करना, सो वो होती है हाइड्रोलाइसिस। तो जब इनकी हाइड्रोलाइसिस भी करी जाए ये सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, सुक्रोज, शुगर, ग्लूकोज, हमारी फ्रक्टोज है या लैक्टोज की बात करें, इनकी एक नेचर क्या है, मीठे होते हैं ये। ओके, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, दे आर स्वीट इन टेस्ट। स्वीट होते हैं ना, ज़्यादा शुगर खाने से डायबिटीज़ हो जाता है, क्यों हो जाता है वो सब पता होना चाहिए इस चैप्टर में। ठीक है,
तो मोस्टली स्वीट रहते हैं। दही भी अगर आप बिना नमक या चीनी डाल के दाओ, करेक्टरिस्टिक रहता है उसका टेस्ट। आपने अंगूर खाए हैं, फ्रूट्स में रहती है ग्लूकोज, अगर आपने पके हुए अंगूर खाए हैं तो उसमें हमारी ग्लूकोज प्रेजेंट रहती है, फ्रक्टोज प्रेजेंट रहती है, ये सारे प्रेजेंट है उसमें, ठीक है। उसको फ्रूट शुगर भी कहते हैं। अब इसको क्लासीफाई करने का बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आपको अगर मुझे क्लासीफाई करना हो, कुछ बच्चे नीट के हैं, कुछ बच्चे हमारे पास जेई के हैं, कुछ बोर्ड्स के हैं, बट ओवरऑल आप क्या हो, या तो 11th के या 12th के, एज के हिसाब से मैं आपको डिवाइड कर सकती हूँ। ऐसे ही इनको क्लासीफाई करने के भी डिफरेंट मेथड्स हैं। तो जैसे कि मेरे पास है रिड्यूसिंग शुगर, वो शुगर्स जिनके पास फ्री CHO एंड CO एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होंगे, वो होंगे रिड्यूसिंग शुगर्स। जैसे कि हमारे पास है ग्लूकोज, जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज है, राइट। अगर मेरे पास एक ऐसी शुगर हो जिसमें कोई फ्री ग्रुप नहीं प्रेजेंट, वो हो जाती है नॉन रिड्यूसिंग, जैसे कि है सुक्रोज। अब इनकी स्ट्रक्चर देखकर ही आप बता सकते हो कि किसके पास फ्री है किसके पास नहीं है, वो हम करने वाले हैं, ठीक है। सुक्रोज एंड ग्लूकोज का याद रखना है। ऐसे ही हम डिवाइड कर सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन के बेसिस पे। अगर तो कॉर्नर पे CHO ग्रुप प्रेजेंट है, वी कॉल देम एल्डोसिस। अगर वहां पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, वी कॉल देम कीटोसिस। ये आएंगे, जिसकी भी बात होगी मैं बता दूंगी उसमें। जैसे यहाँ पर ये ग्लूकोज की एग्जाम्पल है, ठीक है। ये क्या है इसकी हम बात करेंगे, आगे जाके बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत कम बात करेंगे उनके बारे में। अदर इज जो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मोनो है, कौन सी डाई है, ओलिगो आ जाती है या पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स जैसे मैंने उनको डिसॉल्व करा, हाइड्रोलाइसिस करी, व्हेन आई हाइड्रोलाइसिस शुगर्स, तो वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रही है, सिर्फ वन। जैसे कि हमारे पास है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, मेरे पास है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अगर मैं बात करूं ओलिगो, तो इसमें अगर मैंने उनको पानी में डिसॉल्व करा तो मेरे पास 2 to 10 यूनिट्स आ जाती हैं, जैसे कि सुक्रोज की एग्जाम्पल, माल्टोज की एग्जाम्पल एंड लैक्टोज की एग्जाम्पल, राइट। अब पॉली क्या है, जो पॉलीमर्स जैसे हैं जिसमें बहुत सारे मोर देन 10 यूनिट्स प्रेजेंट होंगी। जैसे कि मेरे पास है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन है। ऐसे ही मेरे पास स्टार्च है जो आपकी फ्राइज में प्रेजेंट है, आलू में प्रेजेंट है। ग्लाइकोजन वो है जैसे अगर आपके पीछे कोई कुत्ता भाग रहा है, अगर आपके पीछे कोई कुत्ता भाग रहा है और आप स्कूल से घर जा रहे हो और बहुत तेज भागे, तो अब दूसरे दिन आपकी टांगों में दर्द हो रहा है, तो वो क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, क्रैम्प्स पड़ गए। क्रैम्प्स का रीजन ग्लाइकोजन, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी को उस टाइम पे एक्चुअल में एनर्जी की जरूरत थी, एकदम से जरूरत पड़ गई है ना, भागना पड़ा, तो वो उतनी एनर्जी थी नहीं, तो उन्होंने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके आपको एनर्जी दे दी। तो इसीलिए ये हमारी बॉडी में स्टोर रहता है, ठीक है, इनर मसल्स। तो मसल पेन होता है ना क्रैम्प्स की वजह से, वो इनकी वजह से होता है। अच्छे से कब करोगे, जब आप बात करोगे इनके बारे में इन योर बायोलॉजी चैप्टर्स। अब क्वेश्चन की बात करें, राइबोज शुगर इज, राइबोज मतलब जैसे DNA में प्रेजेंट रहती है, तो इसका आंसर आपको खुद देना है। ये आप ना NCERT की बुक खोल कर रखना। आज के इस लेक्चर में जो भी मैं क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, मैं उनके आंसर्स नहीं दूंगी, क्योंकि फायदा उन क्वेश्चंस को देने का जिसमें कुछ सॉल्व करना हो, बट यहाँ पर जस्ट थ्योरी क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए दीज आर फॉर यू। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जस्ट रीड इट एंड यू विल गेट टू नो। पेंटोज एक्सोज मतलब 6, 5 एल्डिहाइड प्रेजेंट हो या कीटोन फंक्शनल ग्रुप, इजी है, यू कैन डू दैट। हाँ, नहीं पता चलेगा तो मैं बता दूंगी ऑब्वियसली। अब बात करेंगे मोनोसेक्राइड्स की, जिसमें आती है हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज। हम इनकी बात नॉर्मली मतलब मेनली इनकी बात करने वाले हैं। ग्लूकोज में मेरे पास फॉर्मूला है C6H12O6, इसका भी फॉर्मूला सेम ही है। तो इनमें फ़र्क कहाँ पर है, वो फ़र्क हम जानने वाले हैं। यहाँ पर जब इन्हें पानी में डिसॉल्व करा जाता है, दे डू नॉट गिव एनी प्रोडक्ट, वो सिंगल ही रहती हैं, दे डू नॉट ब्रेक। अब ये एल्डोज भी हो सकती हैं, दे कैन बी, अगर इनकी बात करें इनमें कोई भी फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, इट कैन बी एल्डोज, इट कैन बी कीटोज। एल्डोज और कीटोज कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, और इनके नंबर जैसे 3 अगर कार्बन हो तो ट्रायोज, यहाँ पर ट्रायोज आ जाएगा, ठीक है। तो वो सबके याद रखना कि 3 पेंटोज है, पेंटोज शुगर, ऐसे नाम आएंगे। अब बात करेंगे हम DL एंड L कॉन्फ़िगरेशन की।
डी एल एंड को ना ये डी एंड एल से कंफ्यूज नहीं करना है। ये डी एंड एल जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी बताते हैं। ये शुगर की स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत अच्छे से करने वाले हैं। बट कैन यू सी, अगर ग्रुप राइट साइड पे है, अगर OH ग्रुप राइट साइड पे है, दैट बिकम्स D, और इसके लिए सिंबल कौन सा यूज होगा? प्लस। एंड यहाँ पर अगर वो प्लस माइन इस साइड है तो इसको लेफ्ट साइड है ना, तो ऐसे याद रख लो। L है तो नेगेटिव साइड आ जाएगा, ठीक है। D एंड L कॉन्फ़िगरेशंस की मैं बार बार बात करने वाली हूँ, एंड मैं बात करूँगी एनोमेरिक कार्बन की, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर अगर मेरे पास ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, कैन यू काउंट द कार्बन? 1 2 3 4 5 6। बीच में देखो, आप इसको देखो, ये ग्रुप जो है इसको ही देखना है। देखो ये हम इसकी बात तब करते हैं जब एक ही ग्रुप प्रेजेंट है, एक ही कार्बन है। बट जब मल्टी कार्बन जैसे हो तो हमें लास्ट वाले को देखना है, हमें इस वाले कार्बन को देखना है। अगर ये लेफ्ट साइड पे है देन दैट इज एल ग्लूकोज, अगर वो राइट साइड पे है तो डी ग्लूकोज, ठीक है। ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं ग्लूकोज के मेथड ऑफ ऑपरेशन की। जैसे हम पहले बात करेंगे फ्रॉम स्टार्च, एंड फिर हम बात करने वाले हैं अपने सुक्रोज के साथ। पहले सुक्रोज के साथ कर लें। सुक्रोज क्या है? जो हमारी केन शुगर, जो घरों में शुगर होती है, C6H12O11। अच्छा, अरे यहाँ पर आएगा जैसे C12H22O11। अगर मैं इसकी पानी डालकर हाइड्रोलाइसिस कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, आई गेट C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो यही मेरे पास दो चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पर है मेरे पास सुक्रोज, मेरे पास आ रही है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये एक मेथड है, इसकी अच्छे से बात हम करेंगे जब सुक्रोज के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है फ्रॉम स्टार्च, C6H10O5N। अब यहाँ पर ये क्या है? ये हमें देगा n नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, C6H12O6। तो ये हमें n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल देगा, बट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, जो कि 300 केल्विन से ज़्यादा होगा, एंड 3 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा टेम्परेचर यूज़ करेंगे। ओके, सो ये सिंपल रिएक्शंस हैं, इनके बस दो ही मेथड ऑफ ऑपरेशंस हैं, ठीक है। अब इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात आती है। स्ट्रक्चर इसकी ना एज इट इज डिटर्मिन नहीं हुई थी। इसकी दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक है ओपन जो मैं अभी दिखा रही थी आपको, दूसरी है इसकी क्लोज स्ट्रक्चर। क्लोज स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हैवर्थ प्रोजेक्शन यूज़ करते हैं। जो ओपन है उसके लिए फिशर प्रोजेक्शन यूज़ होगा, ठीक है। अब पहले इसकी स्ट्रक्चर को साबित करने के लिए कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास डिफरेंट एविडेंसेस आए, उनके बेसिस पे हमें पता चला कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कितने कार्बन प्रेजेंट है, वो सब। सो इसकी स्ट्रक्चर के लिए जो एविडेंस आए उसमें से सबसे पहले था कि अगर हम ग्लूकोज को, जिसका फॉर्मूला है CH2OH4 ट्वाइस, और इसको CH2OH कर दें और इसकी प्रोलॉन्ग हीटिंग करवाते रहें हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास एन हेक्सेन आती है। एन हेक्सेन 6 कार्बन की सिंगल चेन आती है, जो कि मैं बताती है कि इसमें एक्चुअल में 6 कार्बन ग्रुप प्रेजेंट है। हेक्सेन मतलब C6 प्रेजेंट है, इससे पता चल गया। फिर जब मैंने इसको करवाया रिएक्ट विद HCN, CH2OH4, तो मेरे पास क्या हुआ? इसको मैंने करवाया HCN से रिएक्ट, तो मेरे पास क्या हुई? 2-3 चीज़ें हुई। एक तो पहला, इस फंक्शन ग्रुप को चेंज कर दिया, इसमें बीच वालों को कुछ नहीं हुआ। पहले तो एक फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ, ये ऐसे ही रह गया, और फिर इससे आगे प्रोलॉन्ग्ड अगर करते रही मैं, फिर ये दोनों ही ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गए? इन एसिड। एक सैकरिक एसिड बन गया, ग्लूटामिक एसिड बन गया, ये भी उसकी प्रेजेंस में हो गया, राइट। अगर मैंने इसको रिएक्ट करवा दिया विद NH4OH, बार बार ड्रॉ करने से अच्छा इसी पे इरेज कर दूं, लेट मी इरेज। अगर उसने हमने इसे रिएक्ट करवा दिया विद HCN, अगर मैंने इसे रिएक्ट करवा दिया विद HCN, तो मेरे पास क्या आ रहा है? ये जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल कार्बन जो है, ये तो ऐसा था ना, इसका साथ क्या हुआ? ये नीचे वाली सारी चेंज सेम, बस ये जो ग्रुप है इट चेंजेस इनटू साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन में ये चेंज हो जाता है CN, और यहाँ पर H तो था ही, और ये OH, ये पूरी चेंज सेम, ये साइनोहाइड्रिन में चेंज हो गया। साइनोहाइड्रिन जो इसके कार्बोनिल कार्बन की प्रेजेंस के बारे में हमें बता रहा है। अगर मैंने HCN की जगह पर ले लिया होता NH4OH, अगर मैंने लिया होता NH4OH या NH2H,
तो मैंने अगर वो ले लिया तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास बनता है यहाँ पर बनता है ऑक्साइम। ऑक्साइम और साइनोहाइड्रिन का बनना इट्स जस्ट साइन के वहां पर कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है, ये उसके लिए हो गया। कार्बोनिल कार्बन का पता चल गया, कितने कार्बन होंगे चेन में वो पता चल गया, एंड ऑक्सीडेशन की वजह से CHO ग्रुप की जो प्रेजेंस है वो कंफर्म हो चुकी है। ये 3 चीजें हो गई। अब नेक्स्ट है कि अगर मैं इसी ग्लूकोज को, इसी को रेज कर देते हैं, अगर मैं इसी को रिएक्ट करवा दूं विद ब्रोमीन वाटर, अगर मैं इसको रिएक्ट करवा रही हूं विद ब्रोमीन वाटर, अगर मैं इसकी करवा रही हूँ 5 यहां पर ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडेशन करवा रही हूँ, तो मेरे पास ये किस में चेंज हो जाता है, COOH CH2 या CH2OH CHOH, और यहाँ पे 4 नीचे वाला एज इट इज, ये ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है, ग्लूकोनिक एसिड। इसने किसकी प्रेजेंस कंफर्म कर दी, अनदर ग्रुप प्रेजेंट इज देयर। लास्ट में जो एक आता है, जब मैंने इसके साथ रिएक्शन करवा दिया एसिटिक एनहाइड्राइड का, लेट्स सी एसिटिक एनहाइड्राइड, अगर मैंने पूरी ग्लूकोज का रिएक्शन करवा दिया विद एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो जब मैंने ये रिएक्शन करवा दिया तो मेरे पास क्या हुआ, जो सारे ग्रुप थे ना मेरे पास अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप वाले, ये सारे किस में चेंज हो गए, COCH3, ये सारे 4 के 4 इसमें चेंज हो गए, और ये लास्ट वाला भी CH3। तो ये किस चीज का इंडिकेशन था, ये इंडिकेशन था कि इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो इन सब की वजह से मेरे पास जो स्ट्रक्चर थी वो क्या फॉर्मूला आया, C6H12O6। स्ट्रक्चर क्या आती है, CHOOH HOH, लास्ट में एक CH2OH ग्रुप, यहाँ पर एक OH H ग्रुप, एंड यहाँ पर HOH ग्रुप। कैन यू काउंट नाउ, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। इस कार्बन के चारों ग्रुप अलग हैं, तो यहाँ पर भी पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, कीटोन भी, एल्डिहाइड भी आ गया, फ्री एल्डिहाइड, तो ये एक रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है कार्बोहाइड्रेट्स की, उससे मैच कर रही है, किससे, इसकी डेफिनेशन से। अगर ये ग्रुप इधर आ जाए तो L बन जाएगा, L ग्लूकोज, और ये है D ग्लूकोज, पॉजिटिव साइन आएगा। तो ये उसकी सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रही है। अब कायरल कार्बन तो है ही सारे, उसको हम स्टार से दिखा देते हैं, वी शो इट बाय स्टार। अब इसके साथ साथ कुछ हुआ कि हमारे पास स्ट्रक्चर तो ओपन थी ये, बट अब क्लोज स्ट्रक्चर कैसे आई। क्लोज स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ एविडेंसेस थे, जैसे कि ये जो है ये शिफ्ट बेस का टेस्ट नहीं दे रहा था, जो कि एल्डिहाइड की प्रेजेंस का होना चाहिए। ऐसे ही ग्लूकोज के हमारे पास 2 फॉर्म समझ में आई, अल्फा एंड बीटा फॉर्म। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ये डिफरेंट टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती हैं, इंटरचेंजेबल हैं, वो इससे नहीं बता सकते थे, तो ये नहीं दे रहे थे। जब हमारे पास पेंटा एसीटेट भी बना, हमारे पास जब ये ग्रुप भी बना, तो इसके बाद भी ये ग्रुप आगे रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। सो इन सब की वजह से हमें रियलाइज हुआ कि इसकी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करती है। वो कैसे बनेगी, ये वाला जो OH ग्रुप है ये इस वाले कार्बन पे जाके करेगा रिएक्ट। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या बन सकती है, इट कैन हैव 2 स्ट्रक्चर्स, CO, यहाँ पर H, और ये इधर ऐसे ज्वाइन कर रहा है, राइट। और इसके जो नीचे वाला कार्बन है ये हो गया OH H, और साथ में ये वाला कौन सा रह गया है, OH H, और नीचे जो है CH2OH है ही। काउंट कर लो, सही है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और ये ज्वाइन हो गया। अब इस वाले कार्बन की अगर मैं घुमा के उस साइड कर दूं तो ये ग्रुप उसी साइड चल जाएगा। अब जब ये रिंग बनेगी उसकी 2 फॉर्म्स हैं, एक है अल्फा फॉर्म, एक है बीटा फॉर्म। अब टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन एक रिंग में आएंगे, तो अब इनकी 5 मेंबर्ड एक रिंग बनेगी पायरानोज रिंग से जो मैच करती है। अब उसकी रिंग कैसी रहेगी, 5 कार्बन है, 6वीं तो ऑक्सीजन थी, है ना। अब इस ग्रुप पे जो नीचे लगा था, मैं ड्रॉ कर देती हूँ इसको, H आ गया, ये एक H ऊपर, OH नीचे, H ऊपर, OH नीचे, यहाँ पर OH ऊपर, H नीचे, एंड H ऊपर,
OH नीचे। अब ये किससे मैच कर रही है? यही जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करी थी, COH, आप खुद ही देखना, O यहाँ पर H और CH2OH। यहाँ पर एक ग्रुप है इस साइड OH H OH H OH H। इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा। कैन यू सी, ये कार्बन टोटल 5 कार्बन है, 5 कार्बन, और ये ऑक्सीजन जो बीच में ऐड हुई तो वो वहां पे ऐड हो गई। इट मैचेस विद पायरानोज रिंग। ओके, जैसे फ्यूरान है, फ्यूरान फ्रक्टोज से मैच करती है, ये इससे मैच करती है। अब एक तो ये फॉर्म हो गई। दूसरा, अगर ये OH ग्रुप नीचे आ जाए, अगर ये ऊपर चला जाए, ये हाइड्रोजन नीचे आ जाए, अब ये नीचे है तो इसको कहते हैं अल्फा। अगर ये ऊपर चला जाए वो बीटा फॉर्म हो जाएगी, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स। ये तो हो गई ग्लूकोज की बात। इसके अलावा अगर मेरे पास बात करनी हो हमें, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हो चुकी है हमारी, इसके बाद कौन सी स्टेटमेंट हमारी ग्लूकोज के लिए सही नहीं है? ये एक एल्डोहेक्सोज है, इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इट इज रिड्यूसिंग शुगर, इट इज एल्डोपेंटोज। तो आपको बताना है ये दोनों ऑप्शंस में से कौन सी सही है। अभी मैंने एक्सप्लेन करा है, आपको ही इसका आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स। मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करी थी, मैंने बताया था स्टार लगा करके ये कायरल कार्बन्स है, बताइए इसमें कितने हैं। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन अगेन, ये आपको खुद ही करनी है। अब बात करते हैं फ्रक्टोज की, जो फ्रूट शुगर भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास कीटोज है। यहाँ पर हमारे पास कीटोज प्रेजेंट रहता है। जो लास्ट था ना, उसमें हमारे पास थी पायरानोज रिंग, बट इसमें क्या रहती है? ये वाली रिंग, फ्यूरान, है ना। तो ये डिफरेंट रिंग्स हैं, ये हमारी ग्लूकोज में प्रेजेंट रहती है, ये हमारी फ्रक्टोज में प्रेजेंट रहती है। इसकी स्ट्रक्चर में क्या होगा? CH2OH, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक OH इस साइड, H इधर, OH H, 1 2 3 4, एक और आएगा 5, एंड देन देयर इज यही वाला 6, ये 6 है, इसको CH2OH लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक कीटोन दिख रहा है आपको, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप आ गया है, इसी वजह से इसको कीटोन कहते हैं। अब इसकी जो स्ट्रक्चर आएगी, उसकी स्ट्रक्चर है ऐसी स्ट्रक्चर है। एक आ गया CH2OH ग्रुप ऊपर, ये वाला ग्रुप, एक नीचे वाला है CH2OH। तो अब अगर मुझे इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी हो तो जिस साइड मैंने हाइड्रोजन लगा दिया है उसको लगा देना है। यहाँ पर आएगा नीचे, फिर ऊपर, और फिर आएगा एक ग्रुप नीचे, और ये है अल्फा फॉर्म है, अल्फा डी फ्रक्टोज। अगर मुझे बीटा डी फ्रक्टोज करनी हो तो बस मुझे ये वाला ग्रुप एक्सचेंज कर देना है, बीटा में ये नीचे और ये ऊपर, इन बीटा फॉर्म, ठीक है। तो ये बस फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है, इसमें 5 मेंबर रिंग बनती है। इनर ग्लूकोज हमारे पास थी, देखो हमारे पास ग्लूकोज में थी एक 6 मेंबर रिंग, उसमें 5 कार्बन थे। अब ये है हमारे पास 5 मेंबर रिंग, इसमें 4 कार्बन आएंगे। ओके, साइड में ये 2 ग्रुप लिख लेने हैं और ग्रुप्स को इस तरह ही अरेंज करना है। डन। अब ये स्ट्रक्चर होगी फ्रक्टोज की। विच ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट इन साइक्लिक ग्रुप ऑफ फ्रक्टोज? ईथर, अल्कोहल और कीटोन। कितना आसान सा सवाल है, यू कैन इजीली आंसर दिस वन, ठीक है। इसके बाद आते हैं डाइसैकराइड्स की बात। डाइसैकराइड्स क्या है? जब इनको हाइड्रोलाइज करे तो ये 2 में टूटते हैं, दे ब्रेक इनटू 2 मोनोसैकराइड्स। जैसे कि हम बात करेंगे जो आप दही खाते हो, इसके अलावा जो हम लैक्टोज यूज करते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों के बारे में सुना होगा आपने। ऐसे ही हमारे पास माल्टोज है एंड सुक्रोज। सबसे पहले बात होगी सुक्रोज की, जिसका फॉर्मूला है C12H22O11। इसकी हाइड्रोलाइसिस करने पर ही हमारे पास ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आती हैं, इनका सेम रहता है बट इनमें इन्वर्जन होती है, सो इसको हम इन्वर्स शुगर भी कहते हैं। ओके, इन्वर्स शुगर। ओके, इसमें इन्वर्जन हो रही है और यहाँ पे इन्वर्टेज नाम का एक कैटलिस्ट यूज होगा। अब इसमें स्ट्रक्चर कैसी है? जब भी 2 मोनोसैकराइड से कोई भी शुगर आपस में ज्वाइन करती हैं तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। ये दोनों शुगर की फोटोज हैं, लेकिन उनकी डायग्राम्स है। अल्फा है, ये बीटा। किस पॉइंट पर लिंक करा है वो याद रखना है।
ग्लूकोज का 1 एंड फ्रक्टोज का C2, जब ये ज्वाइन करी तो बीच में से एक बॉन्ड बना है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि पॉलीसेक्राइड्स में कौन सी वाली लिंकेज रहती है। ओके, पेप्टाइड्स में कुछ और रहेगी, प्रोटीन्स में और है, इसमें और है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम दिस। एंड ऐसे ही बात होगी हमारे पास माल्टोज की, माल्ट नाम की रहती है। इसमें कौन से यूनिट यूज होंगे? इसमें यूज होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज। सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज यूज हो रही थी, इसमें दोनों सेम है, ये भी सेम ही टूटेगी। इसमें जो बॉन्ड बना है वो भी फर्स्ट कार्बन और इसका कार्बन नंबर 4। प्रीवियस में कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 से नहीं था, वहां पे C2 से था, C1 C2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसमें C1 C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, ये है मेल्टोज की। अब लैक्टोज की कहाँ बात होती है? दही में, दूध में, चीज़ में ये लैक्टोज प्रेजेंट रहता है। इसमें जो ज्वाइनिंग है वो थोड़ी ऑपोजिट रहती है। इसमें ज्वाइनिंग रहती है लाइक दिस, जैसे मैंने बोला अभी। इसमें कौन ज्वाइन कर रहा है? बीटा डी ग्लैक्टोज बीटा डी ग्लूकोज से। पोजीशन C1 to C4, C1 C4 इसमें भी है, C1 C4 मेल्टोज में भी था, उसमें दोनों ग्लूकोज थी, इसमें ग्लैक्टोज आ चुकी है। ग्लैक्टोज का फॉर्मूला कैसे डिफरेंट है वो आपको ध्यान से देखकर पता चल जाएगा, राइट। सो ये भी करना आसान है। तो इनका सबसे इजीली क्वेश्चन आ जाता है, आपको स्ट्रक्चर दे देते हैं 4 इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड यू हैव टू टेल के कौन सा वाला किस में है, या वो आपको पूछ लेते हैं कि लैक्टोज में कौन सी वाली लिंकेज हो रही है, C1 C2 C1 C4, कौन सी वाली मोनोसैकेराइड्स यूज कर रहे हैं। अब हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर इज नोन एज सैपोनिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन, इन्वर्जन और हाइड्रेशन। ऑब्वियसली अभी मैंने सुक्रोज के बारे में बताया था, जल्दी से इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में बता देना। पॉलीसैकेराइड्स क्या है? जैसे कि स्टार्च, इसमें एग्जांपल आएगी स्टार्च की। स्टार्च में ना 2 यूनिट रहती हैं, एक होती है हमारे पास दिस वन अमाइलोस, दूसरी आएगी अमाइलोपेक्टिन। दोनों का डिफरेंस खुद देखो, इट्स अ बिगर वन, हाईली ब्रांच्ड है, 85% ऑफ सुक्रोज इज कवर्ड बाय दिस ओनली। बट जो हमारे पास अमाइलोज है ये 15% है एंड दिस इज लाइक अ स्ट्रेट चेन। ओके, ये है हमारे पास। और इसके साथ ये भी बता दूं, जो हमारी ग्लाइकोजन है इसे हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर उनसे मैच कर रही है, एनिमल स्टार्च। तो इसमें सेम ही आ जाएगी, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर इनसे मैच करती है, इससे माइलोपेक्टिन से। और वो कहाँ पर है? जो ग्लाइकोजन है वो हमारी बॉडी मसल्स में स्टोर रहता है, जिसकी एग्जांपल मैं पहले दे रही थी कि डॉग्स वगैरह आपके पीछे पड़ जाते हैं तो यू रन, तो क्रैम्प्स की वजह वही है। स्टार्च तो आपके राइस में प्रेजेंट है, आपके कोकोनट, आपके पोटैटोज में प्रेजेंट है, ये इनकी स्ट्रक्चर्स हैं। ऐसे ही सेलुलोज है जो कि प्लांट्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लांट के बाग में प्रेजेंट है ना उनके। इसकी स्ट्रक्चर ऐसे ही है। इनकी स्ट्रक्चर कोई आपसे कभी नहीं पूछेगा, नो क्वेश्चंस आर गेटिंग आस्क्ड फ्रॉम दीज स्ट्रक्चर्स, बट इनकी यूनिट्स और इनके यूजेस बस उन्हीं से पूछा जाता है। इसका ज़्यादा यूज बायोलॉजी में होगा, ठीक है। बस एक ऊपर ऊपर जा रही है, लिंकेज का ख्याल रखना है। डन। अब इसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स की इंपॉर्टेंट क्या है? हमारी डाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसे ही फोटोसिंथेसिस से एनिमल जो है अपना खाना बना रहे, प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं, उनसे हम एनिमल्स बनवा रहे हैं। तो सारी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो जब यूज़ होती है, जब वो हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ खाई जाती है, चाहे ऑल ओवर द वर्ल्ड एनीथिंग यू ईट, वहाँ पर वो ब्रेक किसमें कर रहा है? अल्टीमेटली इनटू ग्लूकोज एंड प्रोवाइड्स अस एनर्जी, ठीक है। एंड डाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ऐसे ही बात आती है अब हमारे क्वेश्चन की, ये कौन सा वाला पॉलीमर लिवर ऑफ एनिमल में स्टोर रहता है? सेलुलोज तो प्लांट का हो गया, स्टार्च तो उसमें प्रेजेंट है, लाइक इट्स प्रेजेंट इन पोटैटोज एंड ऑल। अमाइलोज उसका पार्ट है, कौन सा बचा? ग्लाइकोजन। तो ये इजी था, है ना, काफ़ी इजी था। अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन रिच डाइट चाहिए। प्रोटीन्स आर एक्चुअली पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एक दूसरे से लिंक करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड इन अ चेन, और वहाँ पे उनकी स्ट्रक्चर बेसिकली क्या रहती है? एक उनमें प्रेजेंट होगा NH2 ग्रुप, एक प्रेजेंट होगा COH ग्रुप,
एक प्रेजेंट होगी हाइड्रोजन और एक कोई R ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब ये कायरल होते हैं, सिर्फ एक ही है जो कायरल नहीं है। अमाइनो एसिड्स बार बार ज्वाइन करके प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्रोटीन आगे DNA RNA बनाता है। इसकी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड्स के ये कुछ लिस्ट है वेलिन तक। इनको हम डिनोट कैसे करते हैं, जैसे एलानाइन तो ALA पिक कर लिया, ग्लाइसिन का GLY पिक कर लिया, मिथ्योनिन का MET पिक कर लिया। अब इनके लेटर कोड भी दिए हैं। ये लेटर कोड किस में काम आते हैं, DNA में, जैसे ATGC की बात करते हैं, सिमिलर टू दैट। अब यहाँ पर ये जो अमाइनो एसिड्स हैं इनमें 7 इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स हैं एंड बाकी के सारे क्या हैं, नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। ये 7 आपकी डाइट में प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, अब अगर इनकी स्ट्रक्चर तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट नहीं है, बायोलॉजी में है। उनकी क्लासिफिकेशन ऐसे भी हो सकती है, अगर ज़्यादा बेसिक ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो वो एक बेसिक अमाइनो एसिड होगा, अगर उनमें एसिडिक ग्रुप ज़्यादा प्रेजेंट है तो वो एसिडिक होगा। ओके, एसिडिक होगा, बेसिक होगा। इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इसमें ये भी पूछा जाता है कि जैसे मेरे पास अमाइनो एसिड है, एक टर्म आती है ज़्विटर आयन। जब मैंने इनको सोल्यूशन में ले लिया तो मेरा ये जो था इट कैन बिकम NH3 पॉजिटिव, और ये जो हाइड्रोजन है इससे हट गई तो उसने ले ली, तो अब क्या हो गया, COO नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव, CON नेगेटिव। तो ये चार्ज स्पीशीज है। अब ये क्या करती है, इट इज कॉल्ड ज़्विटर आयन। ज़्विटर आयन, इनकी pH वगैरह के बेस पे ये सबकी pH डिटरमिन करी जाती है। ओके, अब जो प्रोटीन्स है हमारे पास, अच्छा अगर इनसे पूछ लिया जाए कि कौन सा बेसिक अमाइनो एसिड है, अब इसके नाम की जरूरत तो नहीं है, हमें देखना है किसमें NH2 ग्रुप ज़्यादा है। इसमें तो एक ही है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें ये भी है, ये भी है और ये भी है। सो इन दिस केस A इज द राइट आंसर। ओके, एंड द नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड, ये कुछ असेंशियल एंड अमाइनो एसिड एंड नॉन असेंशियल की बात करी थी, 7 मैंने दिए थे। सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, कौन सा अमाइनो एसिड असेंशियल एंड कौन सा नहीं, रटे होने चाहिए सारे अमाइनो एसिड, 20 के 20। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की बात करते हैं। प्रोटीन की स्ट्रक्चर वैसे तो बहुत टाइप की हो सकती है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन है, बट मेनली जिनकी बात करते हैं वो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी इज लाइक स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन है, छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स आपस में ऐसे लिंक्ड है। जैसे मेरे पास स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये एक स्ट्रेट माला सी है, दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी। अब अगर इसमें क्या है, इसमें NH2 भी प्रेजेंट था, इसमें COH भी प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगी। जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगी तो मेरे पास एक स्पाइरल सी स्ट्रक्चर आती है। जैसे मेरे पास 2 स्ट्रक्चर्स आती हैं, या तो वो ऐसे प्लेट्स की फॉर्म में हो जाए, जिसे हम बीटा प्लेटेड शीट्स भी कहते हैं, या हमारे पास ऐसे मूव कर जाए, अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट्स। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट्स की अगर मैं बात करूं, इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेस द इंपॉर्टेंट रोल। अब अगर इससे भी कॉम्प्लेक्स हो जाए, जैसे ये मैंने स्ट्रक्चर दे दी है, ये है अल्फा और ये है बीटा प्लेटेड शीट्स, देख रहे हो यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ लिंक कर रही है, ऐसे है, ये DNA में प्रेजेंट है। ओके, अगर ऐसे ही मैं बात करूं, अगर ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए, बहुत ज़्यादा एक गुच्छा सा बन जाए, तो वो हो जाती है टर्शरी। क्वाटनरी में ऐसी स्ट्रक्चर हो जाती है, कॉम्प्लेक्स 1 एंड हमारी बॉडी में ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटनरी स्ट्रक्चर। अब अगर मैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर दूँ एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो होगा क्या, ये जो प्रोटीन की जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं, ये तो वैन डर वाल इंटरेक्शंस हैं, वो बॉन्ड्स तो नहीं है, तो प्रोटीन की ये सारी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, खराब। जब सारी इंटरेक्शन टूट गई तो उसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स एट वेरी हाई टेम्परेचर। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो टूट जाती है, उसकी वैन डर वाल इंटरेक्शंस ओवरकम कर ली जाती हैं एंड इट ब्रेक्स। अब इससे अगर पूछा जाए द स्ट्रक्चर, हाँ अच्छा ये तो मैंने बताया नहीं, जब अमाइनो एसिड्स आपस में ज्वाइन करते हैं, सपोज मेरे पास ये है NH2, इसको रखते हैं हाँ
COH H CH3। अब ये किसी और अमाइनो एसिड से ज्वाइन कर रहा है, उसमें क्या है NH2, तो यहाँ पर है COOH H और H। अब यहाँ पर ये टूट जाएगा, ये क्या होगा, ये ज्वाइन कैसे करेगा, CONH, ये वाला सारा एज इट इज सेम, ये आ जाएगा COOH H एंड H, और ये वाला क्या आएगा, ये वाला तो ज्वाइन है CH NH2 एंड CH3। तो ये जो बीच में एक बॉन्ड बना, ये बॉन्ड इसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और ये किस में एग्जिस्ट करता है, जब भी अमाइनो एसिड्स आपस में ज्वाइन करते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो रही थी, उनमें क्या कर रहा था, उनमें प्रेजेंट था हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एंड इनमें हमारे पास प्रेजेंट है दिस बॉन्ड विच इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो पता चल ही गया है कि कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, यू कैन टेल। स्ट्रक्चर जो है सेकेंडरी, वो किस बॉन्डिंग से डिफाइन होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ही काइंड ऑफ इंटरेक्शन रहती है उनमें, बता दीजिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट, इजी। मैं रोक ही नहीं पाई कि खुद को कि आपको नहीं बताना है। अब आती है एंजाइम्स की बात, जिसे हम कहते हैं बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट होते हैं, इनकी मेन प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है कि दे आर हाईली सिलेक्टिव। कोई चीज़ अगर कोई रिएक्शन हमारी बॉडी में जो कि काफ़ी घंटों में होगा, दिनों में कंप्लीट होगा, ये सेकंड्स में कर देते हैं, बट दे आर वेरी सिलेक्टिव। वेरी सिलेक्टिव, वेरी सिलेक्टिव कैसे कि सपोज मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी, ऐसा नहीं होगा कि अगली क्लास में फिजिक्स पढ़ाने आ गई, वो सिलेक्टिव नहीं हुआ। इन्वर्टेज नाम का अगर कैटलिस्ट जो एंजाइम है, अगर वो कर रहा है एक ऐसी काइंड ऑफ इंटरेक्शन, इन्वर्टेज क्या करेगा, इन्वर्टेज में प्रेजेंट होगी सुक्रोज की इन्वर्जन करनी है, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, बट अब ये क्या कर रहा है, ये उनका उल्टा कर रहा है। अब ये ऐसा आपने किसी और में यूज कर लिया, रिएक्शन नहीं होगा। जाइमेज की बात करें, इन्वर्टेज की बात करें, किसी भी एंजाइम की बात कर लें, जो उनका नाम है वही काम करेंगे, एक दूसरे का नहीं करने वाले। पीएच एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमम इनकी रहती है, एक पीएच पे भी ये ऑप्टिमम वर्क करते हैं, बट अगर आपने इनकी पीएच वगैरह कम या ज़्यादा कर दी तो ये क्या होंगे, अफेक्ट हो जाएगा रिएक्शन का रेट। सेम विद टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे वो टूट जाते हैं, फिर वो काम नहीं करते, ठीक है, डीनेचुरेशन हो जाती है। हाँ, तो अब अगर बात करें वाइटमिन्स की, व्हाट आर वाइटमिन्स, तो जो वाइटमिन्स का नाम पड़ा है, ये वाइटमिन्स का नाम कहाँ से पड़ा है, वी आर कॉलिंग देम वाइटल अमीन्स, वाइटल अमीन्स। अगर आपने सुना हो, कई बार हम एडल्ट्स जो है, मतलब आप तो भी बच्चे हो, जो एडल्ट्स हैं दे ऑलवेज कंज्यूम सम वाइटमिन्स। कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है, दिल भी लाइक आपको वाइटमिन की कमी है ना, तो वो जो वाइटमिन की कमी है ये हमारी बॉडी में अपने आप नहीं बनते, कुछ बैक्टीरियाज हैं हमारे गट में जो बना देते हैं। एसेंशियली दीज आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। तो अब ये जो वाइटमिन्स हैं इनको वाइटल अमीन्स कहते थे, अमाइनो एसिड्स, बट बाद में इनका नाम वाइटमिन्स कर दिया। अब कुछ तो ऐसे हैं जैसे हमारे लीवर वगैरह में प्रेजेंट है, फैट में, लीवर में क्या है, फैट में स्टोर हैं वो। अब ये होते हैं फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स, एक साइड में लिख देते हैं, चलो क्लासिफिकेशन में करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो तरह के वाइटमिन्स हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। जो फैट सॉल्युबल है ये तो हमारे लीवर वगैरह में, एडिपोज टिश्यू में स्टोर रहते हैं, जिसका हमें पता होना चाहिए EDE के। एज इट इज CET काइंड ऑफ एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कौन से वाइटमिन फैट सॉल्युबल है। और कुछ इनके सब ग्रुप्स भी हैं, जैसे B एंड C की बात करें, B12 की डेफिशिएंसी होती है, एंड ये क्या है, वाटर सॉल्युबल। तो ये यूरिन के थ्रू पास कर जाते हैं हमारी बॉडी से, तो हमें बार बार कंज्यूम करने पड़ते हैं, ठीक है। बस इनके बारे में सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये एक ना हमारा वन शॉट वीडियो है, इसमें सब बहुत ब्रीफली बता रही हूँ NCERT के ओरिएंटेड, क्योंकि बायोमोलिक्यूल से NCERT ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही आते हैं, तो एक्स्ट्रा हमें नहीं करना है। एंड दिस इज फॉर बोर्ड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन इज वाटर सॉल्युबल, ADEK, उसको छोड़ के जो बचा दैट इज वाटर सॉल्युबल वाइटमिन। अब आती है न्यूक्लिक एसिड की बात। अगर मेरे ट्रेट्स अपनी फैमिली में पापा के साथ मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र हुई है,
न्यूक्लिक एसिड्स में आते हैं डीएनए एंड आरएनए। डीएनए आरएनए, डीऑक्सीराइबोस, इसमें जो शुगर यूज होती है दैट इज डीऑक्सीराइबोस, इसमें यूज होती है राइबोस शुगर। जो राइबोस शुगर है इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, इसमें नहीं होगा। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो मेरे पास इस पोजीशन पे H और H ही रहेंगे, बाकी सारे सेम अगर मैं इन दोनों की बात करूं, बट राइबोस में यहाँ पर OH प्रेजेंट होगा। अब न्यूक्लिक एसिड बनते किससे हैं, इससे पहले हमें कुछ चीज़ों का समझना है, जैसे कुछ बेसिस है। यहाँ पर हमारे पास हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। AGCT जो है ये हमारे DNA में प्रेजेंट रहते हैं, और जो यूरासिल है ये प्रेजेंट होता है हमारे RNA में। जब एक बेस एक शुगर से कंबाइन करता है, whenever अ बेस, ये देखो बेस एक शुगर से ज्वाइन कर गया, कैन यू सी, इसमें हाइड्रोजन ही थी और यहाँ पे भी हाइड्रोजन थी। जब ये दोनों ज्वाइन कर गए वी कॉल इट न्यूक्लियोसाइड। जब ये ज्वाइन कर जाता है हमारे एक फॉस्फेट ग्रुप से, बेस, शुगर और एक है फॉस्फेट ग्रुप, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं साथ में हमारे पास एक ऐसी चेन बना लेते हैं, ये बैकबोन की बता रही हूँ, ये बैकबोन में होता है। और ये जो मैंने बेसिस बताए, ये सारे बेसिस ज्वाइन कैसे करते हैं, G जो है वो C के साथ ज्वाइन करेगा, A जो है वो T के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, और ये स्ट्रक्चर रहती है। बैकबोन में एक जा रहा है 5 to 3, दूसरा जा रहा है 5 to 3, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं DNA के स्ट्रैंड्स। इसकी स्ट्रक्चर समझने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा पहले तो, जो बिगनर्स हैं उनके लिए, बट जो जो इन्फॉर्मेशन अभी मैंने बताई है बस इतनी सी याद रखनी है। सबसे पहले बेस, जब बेस एक शुगर से कंबाइन करेगा न्यूक्लियोसाइड, जब एक फॉस्फेट ग्रुप भी साथ में आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड, और जब ये बेसिस ऐसे बैकबोन के साथ ज्वाइन करेंगे ट्रिपल एंड डबल बॉन्ड के साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, वी गेट DNA। ओके, जेम्स वाटसन ने ये स्ट्रक्चर दी थी हमें, एंड ये काफ़ी रेवोल्यूशनरी था। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारी हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में अगर पूछा जाए कि कौन सी बॉन्डिंग होती है, ATGC, AGTC, AGTAC, AATT, नो, ATGC। यहाँ पर देखिए GCAT, GCAT जैसे मैंने लिखा है। साथ में RNA DNA से कैसे डिफरेंट है, उसमें होती है राइबोस शुगर एंड यूरासिल नाम का बेस उसकी बैक साइड में, उसकी बैकबोन में। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ रखने वाली बात नहीं है याद, बट जो हार्मोन्स है ये जैसे अगर कहा जाता है टीन एज में ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। हमारे हार्मोन्स हमारी बॉडी फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ हार्मोन्स हैं हमारी ग्रोथ हार्मोन्स, कुछ होते हैं जो मेल एंड फीमेल जब डेवलप होती है बॉडी उसके टाइम पे रोल प्ले करते हैं। थायरोक्सिन नाम का जो हार्मोन है वो हमारी थायराइड ग्लैंड को हैंडल करता है। ये जो हार्मोन्स हैं ये स्क्रीट होते हैं हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड से एंड सीधे हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिए जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जैसे स्टीरॉइड्स जब जिम जाते हैं उनको आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी बॉडी बना लेते हैं, उसमें वो एंड्रोजन्स नाम के एक ऐसे स्टीरॉइड्स होते हैं, वो हार्मोन्स होते हैं डेवलपमेंट के लिए। ऐसे हमारी जो शुगर को हैंडल करते हैं जैसे इंसुलिन, जिनके घर में कोई डायबिटीज़ पेशेंट है उनको पता है कि इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं। अगर बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज हो तो इंसुलिन के इंजेक्शंस होते हैं, ये हार्मोन उसको हैंडल करता है अगर ज़्यादा हो। अगर जिसकी बॉडी में ये नहीं है और वो ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, अब मीठा खा रहे हैं तो शुगर जो आपने कंज्यूम करी है वो इंसुलिन नहीं है ब्लड में उसको रेगुलेट करने के लिए, तो वो हमारी बॉडी में घूमती रहती है और एनर्जी रिलीज़ नहीं करती है ना। बट अगर ग्लूकोज के लेवल लो हो तो ग्लूकागोन नाम का एक हार्मोन है जो कि हाई कर देता है अगर कम हो ग्लूकोज, तो ये उसके लिए है। ऐसे ही अगर मेल हार्मोन्स की बात करें तो उसमें आता है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, उसमें आएगा टेस्टोस्टेरोन होता है। एंड फीमेल्स में हमारे पास प्रोजेस्टेरोन आएगा, एस्ट्रोजन्स आएंगे जो कि फीमेल बॉडी प्रोजेस्टेरोन जो कि फीमेल बॉडी हार्मोन्स हैं। अब हार्मोन्स की ज़्यादा स्टडी इस चैप्टर में नहीं है, बायोलॉजी का चैप्टर है। ठीक है, बस इतने से कुछ मेन हार्मोन्स के नाम याद रखने हैं। ठीक है, बस इतने से काफ़ी हैं।
इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है। बहुत ही ब्रीफ सा चैप्टर था, बहुत ही छोटा 1 शॉट वीडियो है ये, जिसमें हमने बात करी है वी स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम कार्ब्स। कार्ब्स की टाइप्स करी, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर करी है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बाद डाई एंड पॉलीसैकेराइड्स की बात करी। उसके बाद हमने बात करी प्रोटीन्स की, प्रोटीन की प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में। आफ्टर दिस वी लर्नड अबाउट दी अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स हो गया, फिर हमारे पास आए वाइटामिन्स, जो कैटलिस्ट, जो एंजाइम्स हैं, उनकी ज़्यादा इंफॉर्मेशन बायोलॉजी में है। एंजाइम्स के बाद वी लर्नड अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स के बाद एट द एंड वी लर्नड अबाउट हार्मोन्स। तो इस चैप्टर में क्वेश्चंस जो आते हैं, अगर आपके नीट के एग्जाम की बात करी जाए, दे आस्क क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स। सीईटी वगैरह एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है विटामिन की सॉल्युबिलिटी के बारे में, प्रोटीन की स्ट्रक्चर बायोलॉजी में डिट्टो टॉपिक करते हो आप, ठीक है। बस इतना सा ये चैप्टर है, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है और मेरे साथ ये 1 शॉट सीरीज भी खत्म होती है। आई होप यू लाइक्ड इट एंड एंजॉयड इट। बस आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आता रहेगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।